हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जो है अवगत हो चुके हैं कि लेखपाल का नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको अपडेट भी दिया था यूट्यूब पे कि इसका एक विस्तृत वीडियो जो है मेरे द्वारा जो है चैनल पर बना दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन ज़रूरी था कि सारी चीज़ों को सही तरीके से एक बार देख लिया जाए और फिर आप तक पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022। ठीक है, तो देखिए कुछ जानने योग्य बातें जो हैं, ये आपका शुरू होता है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि। ठीक है, तो ये जो आवेदन है वो आपका 7 जनवरी 2022 से जो है वो शुरू होने वाला है। आवेदन जो आप करेंगे ऑनलाइन और शुल्क जमा और आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 28 जनवरी 2022 रखी गई है। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि इंतज़ार के बाद ये लेखपाल का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसमें भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है ना। योग्यता क्या दी गई है, जैसा कि आपको पता होगा कि जितने बच्चों ने पेट का एग्ज़ाम यानी कि जो आपका पीईटी है इसका एग्ज़ाम दिया था और इंटरमीडिएट, आपको पता ही होगा, सभी के पास होगा फिलहाल जो पीईटी दिए होंगे, उन सभी लोगों को अप्लाई करना है ना। पहले तो मैं मोटी मोटा बाहर बता दे रही हूँ कि सभी लोगों को अप्लाई करना है, लेकिन वो सभी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जैसा कि आपको पता है ये जो 25 रुपये वाला जो सुना होगा आप लोगों ने, ये जो है देना होगा, है ना, सभी को देना होगा। और इसके आगे की चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ कि एग्ज़ाम कौन लोग दे सकते हैं या फिर किनको देने का मौका मिल सकता है, या फिर आयोग जो भी सोच रहा है या समझ रहा है उस हिसाब से कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं वो आप तक बताई जाएंगी। आवेदन में संशोधन करने का भी मौका दिया जाएगा और किस किस चीज़ में संशोधन करने का मौका दिया जाएगा वो बताती हूँ आगे। फ़िलहाल उसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 4 फरवरी 2022 है। ठीक है, इनका जो विशेष कथन है उसको भी देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है विशेष कथन। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंतर जो है आपका, अर्थात दिनांक 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में क्या होगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। ठीक है ना, तो जो इसके लिए अनुमन्य जो होंगे, जो भी विवरण होंगे उनको आप संशोधित कर सकते हैं। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसमें जो बताने वाली चीज़ें और हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम लोग देखेंगे धीरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। तो आप इसके बाद से देखिए कुछ चीज़ें और जो हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि दिया हुआ है, कुछ चीज़ें हैं, पद कितने हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप 8085 राजस्व लेखपाल के पद हैं। ठीक है, 8085 ये पद हैं आपके। और अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत से लोग पहली बार में ही विज्ञापन देख के समझे थे कि पेट का कहीं यूज़ ही नहीं है। मैंने कई जगहों पे पढ़ा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है, लेकिन पेट का स्कोर कार्ड होना आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई है, इसीलिए जो है आवेदन को जो है मैंने कहा था कि सही से पढ़ लिया जाए एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, आपने पोस्ट देख लिया है और पेट का स्कोर कार्ड भी होना आवश्यक है। इसके बाद से आप देखिए कि ये जो है यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे जो हैं ये अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आपको पता होगा आपके पास स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए आवश्यक सूचना जो है दी गई है।
देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आवेदन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पद्धति जो है, ठीक है, कोई भी अदर माध्यम से जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे upSSC.gov.in। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है, यहीं से आपको जो है आवेदन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, जो भी अर्हताएँ आप रखते हैं तो अर्हताएँ मैंने बता दिया है आपको, और बाकी चीज़ें जो भी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं उसे भी हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पे आपको दे रहा है एक लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट की बात की गई है कि आप जा करके वहाँ पर जो है जो विज्ञापन है उसको आप देख सकते हैं, है ना। जो विज्ञापन है तो उसको आप देख सकते हैं जा करके। तो विज्ञापन देखने के लिए वैसे तो मैं आपको बता ही रही हूँ, अब देखिए कैसे कैसे जो है आवेदन करना है, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुई थी आपकी, है ना, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुई थी उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ ही अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, है ना, वो होगा। यानी कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि 2 जो विकल्प हैं, देखिए कौन से हैं। पहला देख लीजिए आप, व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी कि थ्रू पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, जो भी आपके पीईटी में आपने भरे होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको वहाँ मिला होगा, बाकी जो चीज़ें आपने फिल की थी, जन्म तिथि, लिंग आपका, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, डोमिसाइल यानी कैटेगरी आपकी, ठीक है, इसको भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। या जो अदर जिसमें आ रही है वो है आपका OTP। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है आपकी वो है OTP के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल है उस पर जो भी OTP भेजा जाएगा उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ कह रहा है आपका कि क्या चीज़ें जो हैं वो स्वतः दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन है कि इसमें जो है इस वाले पार्ट में देख लीजिए आवेदन में यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे कि नाम हो गया, पिता पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण जो है स्वतः प्रदर्शित होंगी। तो ये स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद से देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो है विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता जो शैक्षिक है इससे संबंधित विवरण जो है भरना होगा इस भाग में। ठीक है, उसके बाद से लिखा है कि अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो विकल्प का चयन करेगा। उसके बाद से जो है बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, जैसे कि आप आगे जगह भरते हैं, उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करेगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता पढ़ ले, योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो आप देख लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी इसको भरें। वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा और 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं सारी चीज़ें इसलिए आपको 1 बाय 1 यहाँ पर दिखा रही हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 11 अंक का होगा। नेक्स्ट आपका आता है फोटो और हस्ताक्षर। ठीक है, तो फोटो और हस्ताक्षर देख लीजिए क्या कह रहा है कि इस भाग में जो है 2021 में जो आपकी पेट की परीक्षा हुई थी उसमें अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर जो है वो स्वतः प्रदर्शित होंगी। ठीक है, जो आपने पीईटी के लिए डाला होगा, और इसमें कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इसके बाद से आपको व्यू करने के पश्चात जब आप फोटो और साइन देख लेंगे तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और वो पेज जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अन्य विवरण में क्या है आपका, इसमें आपको अधिमानी अर्हता से संबंधित, अगर आपके पास अधिमानी अर्हता है, ठीक है, अर्हता मैं अभी आपको बता दूंगी कि क्या क्या है अनिवार्य और अधिमानी अर्हताएं, तो यस और नो विकल्प का चयन करना होगा। ठीक है, और इसी भाग में जो है अभ्यर्थी के द्वारा जो पीईटी में दर्ज किया गया स्थायी व भ्रष्टाचार का पता जो है वो भी जो है खुद से ही प्रदर्शित होगा, और एक डिक्लेरेशन दी जाएगी यानी घोषणा होगा, उसमें आपको सहमत यानी कि टिक का निशान लगाना होगा। घोषणा आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, उस पर आप टिक करेंगे और वहाँ से फिर सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से जो है जब आप अनिवार्य और अधिमानी अर्हता संबंधित जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं उसको कोड कर लेंगे, फिर आप प्रीव्यू करके देख सकेंगे एक बार। उसके बाद से अगर आप सहमति देंगे तो फिर प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके जो है भर्ती प्रक्रिया, यानी कि भर्ती प्रक्रिया नहीं, इस फॉर्म को भरने की जो प्रक्रिया है उसको वो पूर्ण करेगा।
अब आती है बात फीस शुल्क जमा कर। अब आप देखें यहाँ पे फीस शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। तो यहाँ पे आप देख लो शुल्क का भुगतान आपको कैसे करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर जो भी निर्देश दिए हुए हैं उनका पालन करते हुए आप तत्काल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका शुल्क भुगतान हो जाएगा, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है जनरेट हो जाएगी, जिसमें जो भी पेमेंट किया होगा आपने उसका विवरण जो है वो अंकित होगा। ठीक है, और इसी पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट और दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड द प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन भी प्रदर्शित होगा। तो आपको क्या करना है कि प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करके अपना फॉर्म जो है अंतिम रूप से आपको सबमिट करना है। और क्या करना है, उसका एक प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं या फिर अपने पास अगर आप रख सकते हो लैपटॉप वगैरह में या फिर जहाँ भी आप रख सकते हो संभाल के उसे रखें। ठीक है, ई चालान के माध्यम से अगर फीस का भुगतान करते हैं तो अभ्यर्थी को एसबीआई का ई चालान डाउनलोड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर के जो भी फीस है आपकी शुल्क है उसको आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि जो फीस शुल्क का भुगतान अगर आप कर लेंगे उसके बाद से जो है ये ऑफलाइन का बता रही हूँ मैं कि एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरांत तुरंत फॉर्म का अगला भाग आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि किसी कारण से अभ्यर्थी जो है शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो क्या होगा उस कंडीशन में, कि अगर वो भुगतान नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, तो फीस शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए क्या लिखा हुआ है, फी डिपोजिशन पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, अभ्यर्थी उपयुक्त के अतिरिक्त एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर के पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन करके फीस शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी जो है फीस शुल्क जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत फीस शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और ना ही इसका आवेदन सबमिट किया जाएगा। तो ये जो डेट्स बताई हैं बाकी आप देख लेते हैं। जो आवेदन फीस शुल्क है ये जो है अनारक्षित सामान्य, देख सकते हैं आप, आवेदन फीस शुल्क जो है सभी के लिए 0 है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क है वो 25 रुपये जो है सभी के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें। ठीक है, और इसके बाद से एक पॉइंट यहाँ मेंशन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों के द्वारा 1 से 4। अब इसमें सुनो कि इसमें जितने लोगों के पास पीईटी का स्कोर कार्ड है, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, सभी को जो है ये 25 रुपये जो है सबमिट करके जो है जो आवेदन जो है वो करना पड़ेगा। अभी किसी को ये पता नहीं है कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है और कौन एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, तो ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ लग रही हैं मुझे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप, आयोग है और जो आया है वो आपको करना होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि जो निर्धारित फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया है। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका, देखिए इसीलिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। मुख्य परीक्षा के हेतु फीस का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ये चीज़ समझना, देखो बहुत से लोग समझ नहीं रहे। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस ब्रैकेट में दिया हुआ है जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए। ठीक है, इस विषय में कुछ भी कहा नहीं गया है। का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा, यानी कि जो 25 रुपये वाला जो है ये सभी को देना है। इसके बाद से जब जो चीज़ वहाँ से निर्धारित होंगी कि कितने परसेंटाइल तक के लोग इसके लिए जो है मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर उन्हें जो है जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके पहले उन्हें जो शासन के द्वारा, आयोग के द्वारा जो भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा वो पे करना होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आपको फिर फीस देना है, वो शुल्क जो है आपको देना है। नेक्स्ट है आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको क्या करना है, अपेक्षा की जाती है कि अपना आवेदन पत्र जो है अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो है आप एक प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी आपका अभिलेख परीक्षण हो तो उस समय आप उसे दिखा सकें। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि अगर आपके द्वारा जो है फीस का भुगतान किया जा चुका है और प्रिंट आउट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर के एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपना जो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक सहूलियत दिया गया है, लेकिन आप ज़रूर प्रिंट करके रख लें इसको। ठीक है, तिथियों का ध्यान रखेंगे भाई, बार बार कहा जा रहा है। संशोधन देखिए कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना है,
किन किन चीज़ों में संशोधन मान्य है। तो देखिए इसमें मेंशन भी है, आप देख सकते हैं कि फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही जो है आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर के पीटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। उसके बाद से रजिस्टर्ड जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल पर आपकी एक OTP आएगा और इसके बाद से आप इसे सबमिट करके जो है आपका जो फॉर्म होगा वो आपको प्रदर्शित यानी दिखने लग जाएगा। संशोधित आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि नाम में अगर वर्तनी की गलती है ना, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, इसमें भी DFF, एक्स सर्विसमैन, PH आदि, जाति की श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग यानी जेंडर में आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इतने सिर्फ A से लेकर G तक में ही आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और जो अंतिम तिथि है आपके जो संशोधन करने की है, बता दिया मैंने यहाँ पे 4 फरवरी 2022, इस डेट को ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डेट आपके याद रखने योग्य है, इस डेट को ज़रूर से याद रखें। पदों का विवरण देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पदों के विषय में चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो आप देख सकते हैं किस किस हिसाब से पद जो हैं यहाँ पे बटे हुए हैं। तो आप देख लो, यहाँ पे जो है वेतनमान ग्रेड पे भी दिया हुआ है 52 से लेकर के 20,200, ग्रेड वेतन जो है 2000। लेखपाल के पद है 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु। अनारक्षित के पद जो हैं वो 3,271, अनुसूचित जाति के हैं 1690, अनुसूचित जनजाति के 152, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2174 यानी 2174, EWS कोटे के जो है 798, कुल पद जो है 8085। ठीक है, अस्थायी और स्थायी दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि लेखपाल का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी देखिए विशेष कुछ नहीं लग रही हैं। आगे देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि अभ्यर्थियों को जो है आवेदन करते समय अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षिक अर्हता धारित करना अनिवार्य है, यानी कि जो अर्हता है वो अंतिम तिथि तक आपके पास होनी ही चाहिए, है ना, होनी ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपयुक्त सारणी में उल्लिखित व्यक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट और बढ़ सकती है। ठीक है, घट और बढ़ सकती है, तो ये चीज़ जानने वाली है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, आरक्षण कैसे कैसे क्या है। ठीक है, लेखपाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित देख लीजिए 149, इसमें अंतर्गत जो है पहला आता है आपका दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता 0 पद, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास 102, मस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता 122। फिर आपका देखिए इसमें आ रहा है ये जो विकलांग में ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, है ना, स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता 0। तो देखो पहला आपका था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 149, फिर विकलांग के अंतर्गत आपको ये कुछ पार्ट्स दिखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट वाला जो आपका पार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, वो है आपका खंड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर अंधता सम्मिलित है, उसके 85 हैं, महिला के 1604 हैं, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के 387 हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें और हैं, तो ये चीज़ें सभी के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं छोड़ते हुए भी चल रही हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे एक बार आपको दिखा दिया है, आप देखते चलें। ठीक है, चलिए बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको जो है बता रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये बार बार देखिए लिखा हुआ है। अनिवार्य अर्हता क्या है, तो देख सकते हैं आप, अनिवार्य अर्हता में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, तो ये दोनों आपकी अधिमानी अर्हताएँ हैं। आयु सीमा आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष। ठीक
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी की जो सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ छूट भी दिया हुआ है 5 वर्ष और 3 वर्ष का, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद से देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पे आरक्षण आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है ना। आरक्षण भी लागू होगा। चयन का आधार देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा है और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी। प्रश्नों की कुल संख्या 100, समय अवधि 2 घंटा, ठीक है। प्रश्न जो प्रश्न होंगे इसमें आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 4 विषय आपके आएंगे इसमें। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंक, गणित 25 प्रश्न 25 अंक, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न 25 अंक, ग्राम्य समाज एवं विकास 25 प्रश्न 25 अंक, ठीक है। निर्धारित समय आप देख सकते हैं 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। तो इस समय में आपको जो पेपर जो है अपना पूरा करना होगा। पाठ्यक्रम आप देख लें। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए नोट में मेंशन की गई है कि उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं, यानी कि नेगेटिव मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि कितना है 0.25 होगा, यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। चलिए पाठ्यक्रम देख लीजिए आप। तो पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का, ठीक है। क्या है, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश व आधारित प्रश्न। गणित में आप देख सकते हैं। तो इसको जो है एक बार मैं अलग से भी रखूंगी। तो इस तरह से जो है पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन है। मैं इसीलिए इस चीज़ को जो है यहाँ पर जो है छोड़ के भी चल रही हूँ। इसके बाद से जो है आपका सामान्य ज्ञान है ना। फिर इसके बाद से आपका एक महत्वपूर्ण है, वो है ग्राम्य समाज एवं विकास। तो पाठ्यक्रम को इसके एक बार और अलग से दिखाया जाएगा। इसी वजह से जो है इस समय सिर्फ इस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि क्या है नोटिफिकेशन, यानी विज्ञापन जो है किस प्रकार का जारी हुआ है और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। यानी कहीं भी क्लियर नहीं है कि अभी मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के लोगों को बैठने के लिए जो है दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष पीईटी के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या एक से अधिक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है, ठीक है। और आप जानते ही हो कि अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। तो संभवतः आप यही समझें कि एक से अधिक शिफ्ट में होगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और बहुत ज़्यादा सरकार एकदम अपर परसेंटाइज वाले लोगों को ही सिर्फ इसमें अलाउ नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा ये मानना है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, बाकी मुझे लग रहा है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक बार और देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और इसमें जो है कुछ चीज़ें, जैसे मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर। और फिर मैं देखिए स्क्रॉल कर रही हूँ, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। परसिस्ट में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। जाति प्रमाण पत्र है आपका, है ना, वही चालान वाली चीज़ें भी यहाँ पर थी। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देख लो, प्रमाण पत्र दिया हुआ है इंग्लिश हिंदी, ठीक है। और क्या चीज़ें इसमें हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण पत्र है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी किसी को पता नहीं है कि कितने परसेंटाइल तक के लोगों को जो है ना, पेट में कितने परसेंटाइल प्राप्त किए हुए लोगों को जो है लेखपाल भर्ती में बैठने का, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, ये किसी को पता नहीं है। और इतना लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया होगा, 25 मिनट शायद हो गए होंगे मुझे शायद ये वीडियो बनाते हुए। तो इसीलिए आप सबके सामने ये चीज़ें कर दी गई हैं, पढ़ दी गई हैं। यानी कि 25 रुपये समझ लो कि जितने लोगों को लगता हो ऐसा कि उनको बैठने का मौका मिल जाएगा। और फिलहाल देखो चुनाव का समय है, लोगों के मन में डर भी होगा कि हो सकता है सरकार सभी लोगों को बैठने का मौका दे दे। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकती हूँ। तो 25 रुपये का भुगतान तो सभी को करना होगा। इसके बाद से फिर आपका जो है जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले जो है जो भी अमाउंट एक आयोग के द्वारा निर्धारित की जाएगी वो भी आपको पेमेंट करना होगा, तभी अपना एडमिट कार्ड आप जारी कर पाएंगे। अब ये मत सोचना कि एग्जाम के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आया तो ही आपको मालूम चलेगा कि कौन शॉर्टलिस्ट हुआ कौन नहीं, क्योंकि इसके विषय में थोड़ा सा पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें, है ना।
तो परेशान मत होइएगा, मेरा ऐसा मानना है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अब देखो कहना ठीक नहीं है क्योंकि मेरा इतना कोई ऐसा सोर्स तो है नहीं जो मुझे पता होगा, मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हायर या सिर्फ 90% के ऊपर वालों को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ 90% के ऊपर वालों को बुलाना होता तो फिर इस तरह से नहीं किया जाता कि 25 रुपये सबसे ले लो। अगर सबको बैठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक ज़रूर होगा, है ना। तो ये मेरा मानना है। फ़िलहाल तैयारी करते रहिए। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी है अलग से कि मेरे चैनल के द्वारा भी जो है लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कराई जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। बस जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ उसी तरह से वीडियोस जो हैं, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे या फिर जो पिछली लेखपाल, जैसे जो पिछली लेखपाल आई थी आपने देखा होगा कि उनके क्वेश्चंस के मुकाबले अब जो पैटर्न आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, मैथ्स आ रही हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की आ रही है। तो एक मैं ग्रुप भी बना रही हूँ लेखपाल से रिलेटेड, जो कि टेलीग्राम पे ग्रुप होगा। उस पर मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करूँगी, ठीक है, तैयारी कराई जाएगी इस हिसाब से। आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। मैं जो उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी आपको, ठीक है। और अलग से भी इसके लिए मैं कुछ वीडियोज़ बना दूँगी, तो फिर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।